गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपन ने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर लिया था। आज अपन कुछ एग्जाम्पल्स तो पहले कर चुके हैं। आज अपन कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो किताब के अंदर दे रखे हैं उनको करते हैं। उसके बाद पीछे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अपन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को जब भी आप देखें इस वीडियो को तो किताब खोल लें और उस क्वेश्चंस को पढ़ते जाएं। पहले खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद अगर सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन तो आप मेरा वीडियो देखें। और एक बार सॉल्व भी हो जाए तब भी आपको वीडियो देखना है, क्योंकि हो सकता है कई बार आपका आंसर जो है गलत तरीके से भी सही आ जाता है। इसलिए आपको क्वेश्चन को देखना ही है, लेकिन पहले आप खुद कोशिश करेंगे, फिर आप देखेंगे और फिर अपने आप को ये देखें कि भाई अपन कहाँ गलती कर रहे थे या अपन कैसे सोच रहे थे क्वेश्चन को। क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मूला या थ्योरी सबको पता है, लेकिन उस क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं अपन और कैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईआईटी या नीट या बहुत सारी एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनका सिलेबस 11th 12th स्टैंडर्ड का ही होता है, लेकिन उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी जो अप्रोच है, किस तरह से आप उसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से आप उसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और सही आंसर तक पहुँचे हैं, ये भी आप कंफर्म कैसे करते हैं। कई बार अपन क्वेश्चन को सॉल्व तो कर देते हैं लेकिन अपने खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये सही है कि गलत है। तो अपन ये कंफर्म होना कि ये सही है या गलत है, वो कॉन्फिडेंस जब आता है जब आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं इस टाइप के, जिस टाइप के आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। क्वेश्चंस करने से आपकी अप्रोच बढ़ती है। तो आप एक बार क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। हालांकि अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो 10 से 12 नंबर ही आप मत देखिए, उसमें एक कॉन्फिडेंस देखिए सब्जेक्ट के ऊपर। जब आपसे क्वेश्चन होने लग जाएँ तो इसका मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ बन चुकी है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक समरूप आवेशित बहुचयात्मक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 2 MCQ अपन देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो जैसे आपको अचालक गोला बोला गया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये किसके लिए कह रहा है। एक अचालक गोला है और अचालक गोले में क्या होता है, सब जगह आवेश होता है। इसके अगर फॉर्मूले की बात करूं मैं आपको, इसमें अंदर भी विद्युत क्षेत्र पाया जाता है, जबकि चालक गोले में अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं पाया जाता। अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसका मान होता है KQ/R/3। ये तो इन है। सरफेस के ऊपर क्या होता है, KQ/R²। और आउट में क्या होता है इसका फॉर्मूला, KQ/r²। इसका जब अपन ग्राफ देखते हैं तो कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। क्योंकि चलिए यहाँ पे बना लेते हैं अपन। यहाँ देखें अपन, केंद्र पर 0 होता है इसका मान। इस स्मॉल r का मान अगर अपन 0 रख दें केंद्र पर इसका मान E केंद्र बराबर होता है 0, तो यहाँ 0 हो गया। ये O बिंदु ले लीजिए केंद्र, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ये स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R और यहाँ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। पहले बढ़ता है क्योंकि ये क्या है, एक तरह से सॉरी यहाँ पे आप देखें इनमें क्या आ रहा है, समानुपाती स्मॉल r जैसे जैसे बढ़ता जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। फिर बाहर सतह पर सबसे ज़्यादा और फिर बाहर वापस कम होता जाता है, ऐसे होता है।
आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कहाँ अधिकतम होता है, तो कहाँ अधिकतम होता है? सतह पर। तो इसका आंसर से आ जाएगा। सबसे अधिक विद्युत क्षेत्र का मान कहाँ होता है? सतह पर होता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व कहाँ बता रहा है? निर्वात में क्या होता है, कितना होता है? देखिए, अगर अपन देखें तो ये पूछ रहा है सीधा सीधा ऊर्जा घनत्व का मान। ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के रूप में। तो फॉर्मूला क्या होता है ऊर्जा घनत्व का? लास्ट में अपन ने देखा एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें यही आंसर आपको ढूंढना है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है होने को तो, लेकिन आपको विद्युत क्षेत्र के रूप में आपको बताना है इसको। एक फॉर्मूला ये भी होता है इसका, 1/2 ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों में से एक फॉर्मूला देखना है अपने को। तो फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा इसका आंसर? द आंसर आ जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है एक 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है। घन के प्रत्येक फ्लक्स से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान वोल्ट पर मीटर में क्या होगा? तो अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपको घुमाया गया है। इसमें दिया गया है कि 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है। तो घन के प्रत्येक फ्लक्स से, अब हम जानते हैं कि फलक जो होता है कैसे बनाया जाता है। जैसे ये फलक है, घन है, इसके केंद्र पर कोई आवेश रखा गया है, उसका मान है 1 माइक्रो कूलाम। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि इसके प्रत्येक फलक से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो इसमें गाउस का नियम लगेगा। गाउस का नियम क्या कहता है? टोटल निर्गत फ्लक्स जो होता है किसी भी सतह से, वो कितना होता है? क्यू टोटल फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पर ये जो है घन, इसकी साइज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि घन है या गोला है, कुछ भी हो सकता है। इस घन के 6 फलक हैं और 6 फलक यानी कुल घन से कितना फ्लक्स निकलेगा? इसमें जितना आवेश है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है? 1 माइक्रो 10 की घात -6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है? 8.85 10 की घात -12। तो जब इसको सॉल्व करते हैं अपन, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.88 10 टू पावर +4 आ जाएगा। ये 10 के घात -12 ऊपर चला जाएगा। इसमें 6 बचेंगे, 6 में से 2 जीरो और ले लेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे तो 1.88। और चूंकि ये तो टोटल फ्लक्स निकला अपने पास, अब एक फलक से कितना निकलेगा? इसमें टोटल फ्लक्स फलक है इसमें 6,
6 का भाग और देंगे जब आएगा ये, ठीक है। 6 का भाग क्यों दिया अपन ने, क्योंकि पूरे के पूरे जो घन है उससे कितना फ्लक्स निकला, ये निकला 1/ε0। क्यू का मान तो है 1 माइक्रो, यानी 1 × 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब -6 होता है, और ε0 का मान ये होता है। अब आपको एक फ्लक्स से निकालना है, सारे फ्लक्स से बराबर ही निकलेगा, तो जितना फ्लक्स निकला उसका 1/6 कर लेंगे, तो ये करने के बाद ये आ जाता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका से। क्वेश्चन नंबर 3 में से आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या, एक साबुन का बुलबुला है, उसको ऋणात्मक आवेशित किया, मान लो ये साबुन का बुलबुला, अपन थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं। अब इसको ऋणावेशित करो चाहे आप धनावेशित करो, क्या होगा, इसकी सतह के ऊपर प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि ये वाला माइनस है तो इधर वाले माइनस से प्रतिकर्षित होगा, इधर बगल वाले से प्रतिकर्षित होगा, तो ये क्या हो सकते हैं, फैलने का प्रयास करेंगे, सतह को थोड़ा चौड़ा करेंगे, क्षेत्रफल बढ़ने लगेगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, तो उसकी त्रिज्या कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, जानकारी अपूर्ण है, अतः कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें आंसर आ जाएगा बै, यानी त्रिज्या का मान बढ़ेगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बुलबुले को धनावेशित करने पर उसकी त्रिज्या में क्या फर्क पड़ेगा, तो सेम आंसर होगा इसका, धनावेशित करेंगे जब भी उतना ही रहेगा। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पहले से ऋणावेशित है, अब ऋणावेश का मान बढ़ाया जाए तो क्या होगा, बढ़ाया जाएगा तब भी उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, घटाया जाएगा तो त्रिज्या घटेगी, ठीक है। पहले ऋणावेशित था, फिर उसको धनावेशित उतने ही अमाउंट से, उतनी मात्रा से धनावेशित कर दिया, तब क्या होगा, बराबर रहेगी फिर उस केस में। जैसे -5 माइक्रोकूलाम आवेश था इसके ऊपर और फिर उसको +5 माइक्रोकूलाम कर दिया गया, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण सेम ही रहेगा इसमें, तो इस वजह से इसका मान बराबर रहेगा। कई प्रकार से इस पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था बीच में, सॉरी। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, एक घन के अंदर ±q आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई घन है हमारे पास, फिर से क्वेश्चन अपना घन वाला ही आ गया। तो इस घन से निर्गत फ्लक्स कैसे निकालते हैं अपन, गाउस के नियम से निकालते हैं। कितना होता है, फाई बराबर σq/ε0। इसमें आवेश रखा हुआ है, एक तो +q और एक -q, द्विध्रुव रखा हुआ है कुल मिलाकर। अब वो एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं, चाहे लंबवत रखे हों चाहे सीधे रखे हों, कैसे भी रखे हों। अगर कुल आवेश की बात की जाए, σq का मान कितना आ रहा है, 0। कैसे, जितना +q है उतना ही -q है, बराबर 0। तो फाई का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि द्विध्रुव अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, कोई भी द्विध्रुव, तो उस क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स का मान 0 होता है, क्योंकि द्विध्रुव में क्या होता है, जितना प्लस आवेश होता है उतना ही माइनस आवेश भी होता है। तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तो उसकी वजह से फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स का मान 0 होगा। अब नेक्स्ट देखिए अपन,
नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर आ जाएगा फिर कौन सा वाला आएगा इसका आंसर? श आंसर आ जाएगा इसका। चौथे का श आ गया। छठे का देखिए, छठा क्वेश्चन, एक गोले में आवेश Q स्थित है तथा इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। एक गोले में आवेश Q स्थित है तथा इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये लीजिए, ये गोला रहा हमारे पास और इसमें Q आवेश रखा हुआ है और निर्गत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है। गोले की त्रिज्या आदि करने पर निर्गत फ्लक्स का मान कितना गुना परिवर्तित हो जाएगा? तो मुझे बताओ, ये गाउस का नियम से अपन क्या कहते हैं, किसी भी गोले के अंदर या किसी भी सतह के अंदर से जितना फ्लक्स निर्गत हो रहा है वो किस पर निर्भर करता है? केवल चार्ज के ऊपर, उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता ही नहीं है। तो फ्लक्स का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी आवेश Q है तो अगर इसकी त्रिज्या को आधा करो चाहे दुगना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी भी फ्लक्स का मान कितना ही रहेगा? सेम रहेगा जितना पहले था। तो इसमें आंसर आ जाएगा, देखिए, पहले से 4 गुना हो जाएगा, नहीं। पहले से 1/4 हो जाएगा, गलत। पहले से आधा हो जाएगा, गलत। अपरिवर्तित रहेगा। तो इस छठे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ड आ जाएगा, अपरिवर्तित, क्योंकि गाउस के नियम से निर्गत फ्लक्स का मान जो सतह है उसके अंदर आवेश पर निर्भर करता है। 7वां प्रश्न, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इकाई धनावेश है, मान लीजिए कोई भी अपन सतह मानेंगे, गाउसी सतह, इकाई धनावेश यानी 1 कूलाम मान लेते हैं, से निर्गत संपूर्ण फ्लक्स का मान पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा फ्लक्स का मान? देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट मान आता है, या अपन क्या कह सकते हैं इसे? एप्सिलॉन नॉट की घात -1, ये हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? पहले में है एप्सिलॉन नॉट, दूसरे में एप्सिलॉन नॉट की घात -1 और तीसरे में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की घात -1 और चौथे में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ब आ जाएगा। 7वें के अंदर ब क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट की घात -1। इस प्रकार से 7 प्रश्न हो गए अपने। आगे चलते हैं, देखिए, इसमें 8वां प्रश्न लेके आ रहे हैं अपन कि 2 चालक गोलों की त्रिज्याएं कैपिटल A एवं B है। 2 चालक गोले हैं सब, जैसा क्वेश्चन बताया जाए वैसे ही बताते हैं। एक की त्रिज्या A है, दूसरे की त्रिज्या B है। दोनों कैसे गोले हैं? ये चालक। अब क्या है, इन्हें समान घनत्व से आवेशित करने पर, समान आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों के अंदर जो आवेश घनत्व है, सिग्मा का मान सेम दे रखा है। तो देखो, आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? आवेश घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है। अब एक की त्रिज्या अलग है, एक की त्रिज्या अलग है। अगर घनत्व अगर समान है, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो इसका मतलब आवेश में डिफरेंस होगा। अब इसका घनत्व और इसका घनत्व दोनों में क्या आ रहा है हमारे पास? Q अपॉन A ही आ रहा है। इसको अपन क्या कह सकते हैं? Q अपॉन, पहले की मान लो त्रिज्या A है तो ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई A स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है,
पहले वाले की और दूसरे वाले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। पहले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, क्या होती है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर हो जाएगा, इसको E1 कह दो। दूसरे की क्या होगी, इसको भी चलो Q1 कह दो, आवेश को भी, सेम नहीं हो सकता इसको Q2 कह दो। और यहाँ पे हो जाएगा E2 का मान Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, K और आएगा इसमें, तो KQ1 अपॉन K का मान तो रख दिया, सॉरी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और त्रिज्या हो गई यहाँ पे A स्क्वायर, यहाँ पे B स्क्वायर। अब इनका अनुपात ले लें, उससे पहले देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई A स्क्वायर, इसका मान क्या हो गया हमारे पास, सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया E2 बराबर, ये भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि दोनों का आवेश घनत्व सेम। तो E1 अपॉन E2 का मान निकालें तो क्या होगा, दोनों का मान सेम है, इसका मतलब 1:1। तो E1 अनुपात E2 का मान क्या होगा, 1:1, समानुपात। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए बे आंसर आ जाएगा इसका। अब की बार सवाल को चेंज कर दिया, 9th सवाल में देखिए यही सवाल है सेम, यहाँ पे चेंज क्या किया, दोनों की त्रिज्याएं अभी भी सेम ही है, लेकिन पहले कह रहा था कि समान आवेश से आवेशित किया, सिग्मा का मान समान था, यहाँ पर आवेश का मान समान है। तो जब आवेश का मान समान होगा तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आने वाला है, देखिए सिग्मा से तो अपने कोई लेन देना ही नहीं है। अब यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई A स्क्वायर, E2 का मान हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर, इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ अनुपात लेंगे तो क्या आएगा, E1 अपॉन E2 बराबर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर। इन दोनों का रेशो अगर अपन लेना चाहें तो Q से Q कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन, ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। E1 अनुपात E2 बराबर समानुपात B2 का स्क्वायर अपॉन B1, सॉरी A1 का स्क्वायर। तो इसमें आंसर आएगा, देखिए 9th प्रश्न के अंदर आंसर आ जाएगा A। ये हो गया 9th प्रश्न। अब देखते हैं अपन 10वां प्रश्न। एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/r के साथ परिवर्तन आरेख क्या होगा। देखिए एक लंबे सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है, E इज इक्वल टू 2k अपॉन r, 2kq अपॉन r, ये होता है फॉर्मूला। यानी E किसके समानुपाती है, 1/r के। अब अगर आपसे कर्व पूछा जाए
ई में और आर में क्या कर्व है, तो कैसा आएगा कर्व, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कैसा कर्व आएगा, ऐसा वाला। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि ई और 1/r में कर्व बताइए, तो यहाँ पे अगर 1/r हो जाएगा तो क्या होगा कर्व में, देखिए अब ई और 1/r ये क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो गए, और समानुपाती के अंदर कर्व आता है एकदम स्ट्रेट। तो इसमें 4 आंसर दे रखे हैं, 4 में से कौन सा आंसर होगा, देखिए ए और बे वाला तो लगभग ऐसा ही है, और से वाला आंसर ये वाला दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका से। ये हो गया हमारे पास 10वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखते हैं, देखिए 11वां प्रश्न बहुत आसान प्रश्न, लेकिन उस प्रश्न को ऐसा घुमाया गया है कि स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। आपको एक चित्र बनाया गया है, और वो चित्र कैसा है, देखिए ये एक घन बनाया गया है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल रेखाओं की दिशा ऐसे बनाई गई है। इसके साथ, इसके तल के साथ जो कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है, ये VE का मान दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षैतिज के समांतर स्थापित, क्षैतिज के समांतर स्थापित, क्षैतिज के समांतर कैसे, ऐसे धरती जो अपनी है वो क्षैतिज बोला जाता है, और धरती के लंबवत जो चीज़ें होती हैं वो ऊर्ध्वाधर बोली जाती है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, ये कैसा विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, एक समान। एक समान का मतलब वो ये जो बल रेखाएं होती हैं एकदम समांतर होती हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। कैपिटल ई में एक वर्ग चित्रानुसार इस प्रकार स्थित है कि वर्ग के तल से विद्युत बल रेखाएं 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। तल से 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब जैसे आपने तल से 30 डिग्री का कोण देखा तो आपके दिमाग में ये चलने लग गया कि जो कोण होता है वो किस किस के बीच में होता है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों के मध्य होता है। यदि तल है तो तल का मतलब, इसका मतलब 90 - 30 करना पड़ेगा। अपना दिमाग जो है इधर चला गया, लेकिन ये गलत है, इसमें लॉजिक कुछ और ही होगा। यदि वर्ग की भुजा ए हो तो वर्ग से पारित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। वर्ग की भुजा ए दे रखी है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, स्मॉल a स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा। तो अगर अपन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें कि ये 90 - 30 60 कर देंगे, ये a स्क्वायर आ जाएगा, और फाई का फॉर्मूला अपन जानते हैं E.S होता है। डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो ये खुल जाएगा ES cos थीटा, और यहाँ पे E का मान E है ही, A का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल a स्क्वायर, cos 30 की जगह क्या हो जाएगा 60 डिग्री। cos 60 का मान होता है 1/2, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा EA²/2। और फिर अपन किताब में ढूंढेंगे कौन सा आंसर सही है, तो इसमें आपको ये गलती करने के बाद जो आंसर आएगा वो ब है, ठीक है। और इस ब पे आप टिक लगा के घर आ जाएंगे हंसते खेलते कि मेरा तो बहुत शानदार पेपर हुआ है, लेकिन रियल में क्या है, ये ब गलत आंसर है। इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक अपन ने क्या कर दी, शुरुआत में ही कर दी। वो क्या कर दी, मैंने एक एग्जाम्पल कराया था बेलन वाला कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बेलन रखा हुआ था और उसमें सिद्ध करना था कि उसके अंदर से जो फ्लक्स पारित हुआ था उसका मान 0 करना था। तो अपन ने वहाँ पे सिद्ध किया था कि फ्लक्स से पारित विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में जब भी कोई वस्तु रखी हुई होगी तो वहाँ फ्लक्स का मान 0 ही होगा। उसका रीज़न क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं एकदम समांतर होती हैं,
तो अगर किसी क्षेत्रफल में से वो निकलेंगी तो जितनी घुसेंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी। निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है, निर्गत धनात्मक, और निवेशी क्या होता है, ऋणात्मक। जितनी बल रेखाएं अंदर गई उतनी ही बाहर निकली, तो फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। तो यहाँ पे देखते ही अपने को 0 समझ आ जाना चाहिए, लेकिन अपन ने क्या है, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, अपन ने ये प्रोसेस कर लिया और आंसर तक पहुँच गए। ज़्यादातर स्टूडेंट इसको गलत करेंगे, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, तो इसका ये सॉल्यूशन है ही नहीं। इसका आंसर क्या आएगा, फ्लक्स का मान 0 होगा। और आंसर कौन सा टिक करना है आपको, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सही आंसर। तो इस प्रकार से अपन ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए। अब इसके कुछ पीछे के एग्जांपल्स और करेंगे, कुछ एग्जांपल बचे हैं वो भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू टू ऑल।